न्यू चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना, रासायनिक बंध और आणविक संरचना। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं एटम। एटम जानते हैं, एटम यानी कि परमाणु। एटम यानी कि परमाणु, और परमाणु के विषय आप जानते हैं परमाणु क्या होते हैं, पदार्थों के वे स्मॉलेस्ट यानी सूक्ष्म कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, उनको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, यानी पदार्थों के सूक्ष्म कण को एटम कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में कैन नॉट लिव फ्रीली, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। बात समझ में आया? तो उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, ये हो गया, लिखेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन नो other element exist as an independent atom in nature. Except noble gas. लिखा गया है अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी सामान्य अवस्थाओं में। क्या हो गया? सामान्य अवस्थाओं में नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम, यानी कि कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसका परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो। एग्जिस्ट मतलब प्रदर्शित करता हो, रहता हो, अस्तित्व में हो। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में रहता हो। एक्सेप्ट नोबेल गैस, जो नोबेल गैस होते हैं उनको छोड़ करके कोई जो एटम होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब एटम, बात समझ में आया? अब एटम के मिलने से क्या होते हैं? मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। एटम के मिलने से क्या होता है? मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो लिख लीजिए, यहां लिख सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स का दिया जाए, यानी परमाणु के मिलने से क्या होता है? मॉलिक्यूल यानी अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मॉलिक्यूल्स यानी अणु का निर्माण होता है। ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये देखो, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वह आपस में जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं, उस बल को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो लिख दिया जाए, मॉलिक्यूल नीचे सब आगे लिख दो, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। बात समझ आ गया? केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंध। इसके आगे से व्यास सीधे लिख सकते हो, ये क्या हो गया? फोर्स विच होल्ड्स these constituents
एटम टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गया? केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड कहा जाए। केमिकल बॉन्ड क्या हो गया? वह बल हो गया, वह आकर्षण बल हो गया जिसकी वजह से परमाणु क्या होता है? आपस में जुड़े रहते हैं। आपने पढ़ा कि परमाणु सबसे छोटे कण होते हैं, परमाणुओं के मिलने से मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो आखिर जब मॉलिक्यूल का निर्माण होता है तो मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? तो जिस बल के द्वारा क्या करते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं, और जो प्रक्रिया है केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझ में आया? तो केमिकल बॉन्ड में क्या लिखा गया है? देखो लिखा गया फोर्स विच होल्ड्स, होल्ड्स में धारण करना, होल्ड्स में धारण करना या पकड़े रहना या बांधे रखना। जो क्या करता है? क्या लिखा? होल्ड्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, यानी कि घटक टुगेदर एकदम मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स में सभी अणुओं को क्या करता है? परमाणुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसी को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे? इन्हीं सब के विषय में केमिकल बॉन्डिंग के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है? आप बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है। बात समझ में आ गया? अब इस केमिकल बॉन्डिंग को जानने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमको हमेशा जानना पड़ेगा, बिना उसकी इसका काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर ले, ये होता है वैलेंसी, VALENCY, वैलेंसी। चर्चा पीछे हुई थी। वैलेंसी यानी कि संयोजकता, वैलेंसी यानी कि संयोजकता। संयोजकता के विषय में जानते हैं। वैलेंसी क्या होता है? आप पढ़े हैं कि वैलेंसी क्या हो गया? वह संख्या होती है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करता है। बात समझ में आया? उसी को उसके क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। परिभाषा पिछली बार दिखाया जा चुका है। वैलेंसी यानी कि संयोजकता। क्लियर हो गया? क्या फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि वैलेंसी यानी संयोजकता क्या होता है? वह संख्या होती है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करता है। और अगर बात करेंगे तो जो वैलेंसी होता है वह तत्व के यानी परमाणु के संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर निर्भर करता है। उस पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगर जैसे हमने बताया कि क्या हो गया, परिभाषा भी बताया गया कि वैलेंसी क्या हो गया? वह संख्या होती है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करता है। यहां देखिए NaCl, सोडियम से कितना क्लोरीन जुड़ा? 1। सोडियम से कितना क्लोरीन जुड़ा? 1। तो सोडियम की वैलेंसी 1। यहां देखो HCl, क्लोरीन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा? 1। अभी हम लोग परिभाषा पढ़े कि संयोजकता क्या होती है? उस तत्व की वह संख्या होती है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करता है, कितने हाइड्रोजन परमाणु से सहयोग करता है, उसे उसकी क्या कहते हैं? वैलेंसी यानी संयोजकता कहते हैं। यहाँ देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन से कई हाइड्रोजन जुटा? 1। क्लोरीन की संयोजकता 1। यहाँ देखिए, यहाँ यानी कि ऐसे करके लिख सकते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। इधर वैलेंसी लिख सकते हैं, वैलेंसी क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। यहाँ देखिए H2O, परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा कि कितने हाइड्रोजन परमाणु से सहयोग करता है। तो ऑक्सीजन कितने से जुड़ा हुआ है? कितने से जुड़ा है? 2 से। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। यहां देखिए NH3, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुटा? 3। वैलेंसी नाइट्रोजन की 3। यहां देखिए CH4, कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुटा? 4। वैलेंसी किसकी? कार्बन की। किसकी? कार्बन की। तो ये तो हम लोग पढ़े वैलेंसी। अब ये हम लोग वैलेंसी जो पढ़े थे, हम लोग चर्चा किए थे कि तत्व की जो वैलेंसी होती है वह उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस पर?
वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी सहयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो फिर एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है बताया गया था कि कोई जो परमाणु होता है, कोई जो परमाणु होता है उसके सबसे बाहरी कोष, कौन सेल, सबसे बाहरी कोष यानी आउटर सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंसी सेल कहते हैं, वैलेंसी सेल कहते हैं। और उस वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आया। और यह भी बताया गया कि जो वैलेंसी होती है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। बात समझ में आया। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अब एक चीज और बताया गया था कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी होती है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो ये कुछ रूल्स वगैरह दिखाया गया था कि यदि जो तत्व के जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 है, कितना है, 1 से 4 है, तो वह उसकी वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। क्या हो गई, 1 से 4 कोई तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो पता चल जाता है उसके वैलेंसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यदि वैलेंसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 होती है तो वह उसके वैलेंसी के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम दिखाया गया था, यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो, यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो क्या करते हैं, 1 में से उस चीज को घटा देते हैं। 8 में से यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है, कितनी है, मान लो सपोज दैट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस 5 ये बराबर है कितना, 3। बात समझ में आ गया। तो वो उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन ये है, इसका 7 होता है तो लिखते हैं 2 और 5, वैलेंसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, तो इसकी वैलेंसी क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी के लिए 1 में से 5 को घटाएंगे, आ जाएगा 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ देखिए उसमें से घटाने के बाद यहाँ आया 3 आया, और नाइट्रोजन के सामने देखिए NH3 होता है, यहाँ देखिए NH3 नाइट्रोजन के सामने कितना आ गया, 3 आ गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। ये ऑक्सीजन का देख लीजिए 8O होता है, तो 2 और 6 हो जाता है, 2 और 6 हो जाता है। तो वैलेंसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 6 हो गई। किसके, ऑक्सीजन में वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बात समझ आ गया। इस प्रकार के ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, बात से फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन कितना होता है, 9। तो फ्लोरीन ये देखो ये ऑफ है, ये 9 हो गया, यानी 2 और 7। बात समझ आ गया। तो 7 में से 8 में से 7 घटाएंगे 1 हो जाएगा ना। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, सबकी वैलेंसी 1 होती है। सबकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो आपने पढ़ा क्या कि जो वैलेंसी होती है वह वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, और किस प्रकार निर्भर करती है यह भी आपने देखा, किस प्रकार से निर्भर करती है ये आपने देखा। बात समझ में आ गया। तो हम लोगों ने वैलेंसी पढ़ा और साथ में पढ़ा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी पढ़ा और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे होता है ये आपने जाना। ठीक है, अब एक बात आती है, एक रूल होता है जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, ऑक्टेट रूल के अनुसार, किस नियम के अनुसार, ऑक्टेट रूल के अनुसार यानी अष्टक नियम के अनुसार, कि जिस तत्व के, जिस परमाणु के या जिस तत्व के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वह स्थायी माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। अब इसीलिए, किस लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, आप जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए एक परमाणु
दूसरे परमाणु से या तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है या साझा करता है, लेन देन करता है या साझा करता है, ताकि उसका अष्टक क्या हो जाए, पूरा हो जाए। और जैसे वो अष्टक पूरा हो जाता है तो वो किसी से क्रिया नहीं करता है। बात समझ में आया? तो आप एक चीज और आपके सामने आ गया कि आपने देखे हैं कि कुछ परमाणु, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत क्रियाशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्रिया ही नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हो गए क्या होते हैं, क्रिया करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिया करते ही नहीं। तो इसके पीछे आया क्यों क्रिया करेंगे, वही आर्किट पूरा करने के लिए। यानी कि जिन तत्व के परमाणुओं में, परमाणु के बैलेंसिंग कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया हो, वह किसी से क्रिया नहीं करते, यानी सामान्यतः इनर्ट रहते हैं, अक्रिय रहते हैं। जैसे अक्रिय गैस आप पढ़े होंगे, नोबल गैस पढ़े होंगे, तो उनके संयुक्त कोष में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो किसी से क्रिया नहीं करते। तो ये तो पता चल गई कि कौन क्रिया नहीं करेगा। भाई कोई तत्व है तो क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, तो ये आप उसके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे और ये डिसाइड कर देंगे कि वो क्रिया करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि ये उसका अष्टक पूरा है, आर्किट पूरा है, तो किसी से क्रिया नहीं करेगा। अब दूसरी बात, जिसका आर्किट नहीं पूरा है, जिसका आर्किट क्या है, पूरा नहीं है, तो वो क्या करेगा, पूरा करने की प्रवृत्ति रखता है। पूरा करने क्या रखता है, प्रवृत्ति रखता है, टेंडेंसी रखता है। और इसी पूरा करने की प्रवृत्ति के फलस्वरूप दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा करता है। बात समझ रहे हैं? और इसी लेन देन और साझा के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है, बंध बन जाता है। क्या होता है, बंध बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। और इसी बंध को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। बात समझ में आया? भाई कोई क्रिया क्यों करेगा, क्योंकि उसका अष्टक पूरा नहीं है इसलिए क्रिया करेगा। भाई देखते हो लोग काम करते हैं, सोचो तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम चाहे जितना खर्च करो, चाहे छीटो फेंको, तभी वो खत्म ना हो, तो क्या काम करोगे? दुनिया में ऐसा कोई काम करेगा? भाई इतना पैसा सरप्लस में जितना चाहे उतना फेंके फाटे दान करे, जैसा मन करे, उसके बाद भी खत्म न होने वाला कोई काम करेगा नहीं करेगा। तो वही दशा इन सबों के साथ है। जिसका क्या होता है, तो काम कौन करता है, जिसके पास पैसे की कमी हो। भाई हम लोग काम क्यों करेंगे, इसीलिए तो करते हैं। भाई पैसा कम है, पैसा खूब रहा था, कोई किसी को पूछता बिल्कुल नहीं समझता। बात समझ में आया? कोई काम करने की जरूरत ही नहीं थी। तो वही दशा वहां सब क्या करते हैं कि अपना अष्टक पूरा करते हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा करते हैं। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं आर्किट रूल। कौन रूल? आर्किट रूल, यानी अष्टक नियम। तो यही हम लोग को थोड़ा सा लिखना है, तो हेडिंग डालेंगे, ये हो गया आर्किट रूल। ऑक्टेट रूल, ठीक है, अष्टक नियम। ये दिया था कोसेल एंड लुइस in 1960। आर्किट रूल, कोसेल एंड लुइस इन 1960, 1916 में दिया था। पूछा प्रश्न तो देखोगे तो आएगा कि हु प्रपोज आर्किट रूल, अष्टक नियम किसने दिया था, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा कब दिया था, किसने दिया था और कब दिया था। किसने दिया, मैं दो अलग अलग विकल्प बना देंगे, एक तो कोसेल दे देंगे, दूसरा लेविस दे देंगे, और तीसरा दे देंगे ए एंड बी। बात समझ आया? और दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि कब दिया था, ठीक है, ये किसके संबंध में दिया है, ये आर्किट रूल किसके संबंध में है, क्रियाशीलता के संबंध में। कोई एटम जो होगा वो क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, अगर क्रिया करता है तो क्यों करता है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया था, आर्किट रूल दिया था। ठीक है, इसमें जरा लिख लो, इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था, डेवलप यानी विकसित किया, एंड इम्पोर्टेंट theory of chemical combination between atoms
known as electronic theory of chemical bonding. Chemical bonding. क्या लिखा गया है? नो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आया? क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यानी किसका? आप केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक संयोग का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। रसायन तो क्या हो गया? बंधों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब लिखा है according to this, atom can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another, gaining or losing or अथवा by sharing of valence electrons in order to have an octet, in their cell. Their valence cell known as octet rule. ठीक है, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार एटम्स कैन कंबाइन, परमाणु सहयोग करते हैं। एटम्स कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर, या तो क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को देने का काम करते हैं। ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सहयोगी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु को वैलेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं। और उसमें लिखा गया गैनिंग बाई देगा या लूजिंग, गैर में प्राप्त करना ना, गैर में प्राप्त करना, या भाई कोई देगा कोई लेगा भी। बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉनों को लेन देन करके या बाय शेयरिंग या साझा करके, शेयरिंग मैंने साझा करके, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट stuck इन देयर वैलेंसी सेल। वह सहयोगी कोष होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के क्रम में वह इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं या साझा करते हैं, तभी एक दूसरे से क्या करते हैं? वो क्रिया करते हैं, लेन देन करते हैं या साझा करते हैं। क्या पूरा करने के लिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। किसका? जो वैलेंसी सेल होता है उसी को पूरा करने के लिए ऐसा
करते हैं, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्कटेट रूल कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए लेन देन या साझा करते हैं, तो इसी को आर्कटेट रूल कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? आर्कटेट रूल यानी अष्टक नियम क्लियर हो गया? तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति होती है, तो सभी लोग आप आसानी से कह सकते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं सब क्या करते हैं कि अपने बैलेंसी सेल में यानी संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब इसी के कारण यानी इसी टेंडेंसी, इसी प्रवृत्ति के कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे परमाणु से क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, साझा करते हैं, लेन देन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रियाशीलता होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, आर्कटेट रूल कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये तो सामान्य चीज हो गई, कोई क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, क्यों क्रिया करेगा, आर्कटेट पूरा करने के लिए। बात समझ में आया? अब ये हो गया, तो ये तो आर्कटेट रूल हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है लिमिटेशन, जल्दी क्लियर है, लिमिटेशन ऑफ आर्कटेट रूल। limitations of आर्कटेट रूल। लिमिटेशन यानी सीमा, सीमा हो गया किसका, आर्कटेट रूल का। साइंस के साथ या जान ही रहे हो, साइंस के साथ विज्ञान के साथ ऐसा नहीं है कि कोई एक नियम दिया गया है तो वो क्या हो, यूनिवर्सल हो, सार्वत्रिक हो, यानी हर जगह सही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो आर्कटेट रूल है, जो अष्टक नियम है, वो अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह सही हो। 118 तत्व की खोज भी है ना अभी तक, तो ऐसा नहीं है कि सभी तत्वों पे यह लागू होता है। तो कुछ ऐसे भी चीजें हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनपे ये आर्कटेट रूल लागू नहीं होता है, तो उसी क्या कहेंगे, लिमिटेशन कहेंगे, उसकी सीमा क्या। तो मान लो आर्कटेट रूल की परिभाषा समझ गए, तो कभी परीक्षा में पूछेगा कि कहाँ आहिंदे देगा, उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो आर्कटेट रूल फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा, तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर्कटेट रूल। तो लिख दो नॉट यूनिवर्सल, लिखो इसके आगे नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रूल फॉर ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट। सभी तत्वों के लिए यह हर जगह सही नहीं है। नॉट यूनिवर्सल रूल फॉर ऑल एलिमेंट, सभी तत्वों के लिए यह हर जगह सही नहीं है। ठीक है, और जरा इसके नीचे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, ये जो सहायता करता है अंडरस्टैंडिंग, ये सहायता करता है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट of the organic compounds, अब ये था एक नया चीज समझ में आया सामने कि लिखा गया है, जो आर्कटेट रूल है, आर्कटेट रूल है यानी कि जो अष्टक नियम है, वो क्या करता है, सहायता करता है समझने में, इसको समझने के लिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोले संरचना, स्ट्रक्चर बोले संरचना आप मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी यानी अधिकांशतः जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनकी संरचना को समझने में सहायता करता है कौन, आर्कटेट रूल। अब बात है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक समझते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक का मतलब समझे, जैसे रसायन विज्ञान है, तो कार्बनिक यौगिक का सीधे का मतलब समझे कि क्या हो जाता है कि कार्बन और उसके यौगिक
कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उस शाखा को कार्बनिक क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री को भी 5 हिस्सों में बांट देते हैं, आगे जब बाद में पढ़ता है हायर स्टडी आता है तो फिजिकल हो जाता है, इनऑर्गेनिक हो जाता है, ऑर्गेनिक हो जाता है, इंडस्ट्रियल होता है, बायोकेमिस्ट्री हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये देखो कि जैसे 118 तत्व है पृथ्वी पर, अभी 118 तत्व की खोज हुई है, 118 तत्वों में केवल कार्बन को निकाल दिया जाए तो 117 तत्वों के जितने भी यौगिक हैं, 117 तत्व के जितने भी यौगिक हैं सब जोड़ दिया जाए तो उससे कहीं अधिक कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं। सोचो 118 तत्व की खोज हुई है, 118 तत्व में केवल कार्बन को निकाल दिया है तो बचे कितने, 117। तो 117 तत्वों के जितने यौगिक हैं सबकी संख्या जोड़ दिया जाए और देखा जाएगा कि कार्बन के एक अकेले कार्बन के इतने ज्यादा यौगिक है, इतने ज्यादा यौगिक है 117 तत्वों से अधिक हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो इसीलिए क्या करते हैं, रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा बना दी गई जिसमें क्या करते हैं, केवल कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ में आया? क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, रसायन विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो लिखा गया है ये क्या करता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके संरचना को समझने में सहायता करता है। कौन, आर्किट रूल। बात समझ में आया? एक जो और लास्ट है जिसका देख लो, ये जो होता है इट अप्लाई, APPLIES applies mainly to the second period elements of the periodic table। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यह याद करना, सेकेंड पीरियड, दूसरा आवर्त, यानी कि आगे रूल जो है क्या हो गया, जो सेकेंड पीरियड के जो तत्व है उन्हीं पे लागू होता है। लिखा गया इट अप्लाइज, लागू होता है, मेनली यानी मुख्यतः टू द सेकेंड पीरियड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी के, किसके, आवर्त सारणी के जो दूसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उन्हीं पे ये लागू होता है। कौन, आर्किट रूल, उसी पे लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसका जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, जरा उसके विषय में देख लिया जाए। एक चीज ध्यान देखना, जैसे जो केमिस्ट्री एक्सरसाइज है ऐसा नहीं कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसी जो पूरे चीजें समझ में आ जाएंगी। बात समझ आया? तो साइंस के साथ ये भी चीज होती है कि पीछे के साथ जुड़ते हुए चलना होता है। अगर कुछ चीजें होती है अगर नहीं पहले से क्लियर है तो वो समझ में नहीं आएगी। तो अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इसके आगे कुछ टॉपिक आए, इसी चैप्टर में कुछ टॉपिक आ जाएगा जिसकी वजह से क्लियर हो जाएगा। बात समझ आया? तो घबराने की जरूरत नहीं, अगर चीजें नहीं समझ में आती है तो। ठीक, तो हम लोग चल रहे हैं तो लिमिटेशन ऑफ आर्किट रूल। तो इसके क्या हो गया, अष्टक नियम का सीमा कहिए चाहे सीमा कहिए कि कहां के बाद ये आर्किट रूल लागू नहीं होता है। तो यही ले लीजिए, 3 प्रकार के इसके एक्सेप्शन है, यानी लिमिटेशन है, अपवाद कर सकते हैं। नंबर 1 है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट of the central atom, especially the case with elements having less than then 4 valence electron।
ठीक है, लिखा गया है द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट यानी अपूर्ण ऑक्टेट ऑफ स्पेशली लिखा गया है इन केस ऑफ विथ एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि लिखा गया है जिन तत्वों के संयोजी कोष में चार इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 लिखा गया है से कम होता है, वह इस रूल का पालन नहीं करते। अब इसको समझने के लिए लिखा गया है AlICl3, लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, ठीक है। अब AlICl को याद देख लो, यह है LiCl बस ना, ठीक है। अब ये जो है लिथियम का होता है 3, ठीक है, लिखोगे तो 2 और 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, यानी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन का 17 होता है, कितना होता है? 17 होता है, 2, 8 और 7, ये लिखते आता है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं और लिखने के बाद आपको पता चल जाता है कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? तो यहाँ देखो इसके संयोजी कोष में 1 है, इसके संयोजी कोष में 7 है। बात समझ में आया? तो ये क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये कभी भी साझा करे या चाहे लेन देन करे तो इसका अष्टक पूरा नहीं हो पाएगा। लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो उसको दे भी देता है तभी उसकी संयोजी कोष में कितना जाएगा? 2 हो जाएगी। बात समझ में आया? यहाँ देखो ये फिर देखो BeH2 बेरियल पे कितना होता है? 4 होता है। यहाँ देखो Be4 होता है, लिखोगे 2 और 2, ठीक है। और H है ना BeH2, ठीक है। तो अगर इसका संरचना बनाओगे तो सेंट्रल एटम में Be है, यहाँ पे ये Be लिख दिया गया, संयोजी कोष में 2, एक तो यहाँ दिखा दोगे, एक तो यहाँ, एक तो हाइड्रोजन इससे जुट जाएगा, एक यहाँ हो गया और एक तो हाइड्रोजन इससे, ठीक है। तो वहां देखोगे 2 और 2 4 ही हो रहे हैं। तुम लोग याद है वो बनाना आता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, इससे संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक का साझा भी करता है तो अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ देखो एक इसके साथ साझा किया, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए। और जबकि ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या होना चाहिए? 8। ऑक्टेट रूल के अनुसार क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, लेकिन 8 वहां होगा ही नहीं। बात समझ आया? इस तरह तुम देख लो AlCl3 का भी देख लो, एल्यूमिनियम का होता है कितना? 13, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, यानी कि Al ऐसे लिखोगे तो लिखोगे 2, 8 और 3। क्लोरीन का होता है 17, 2, 8 और 7। बात समझ में आया? तो बैलेंसी कोष में देखोगे इसमें 3 है और इसमें 7 है। बात समझ में आया? तो अगर इसका देखोगे AlCl3 तो ऐसे रहता है, Al यहाँ रहता है, एक Cl यहाँ जुड़ा रहता है, एक Cl यहाँ, एक Cl ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, कैसे जुड़ा है आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन थे, और जो साझा का लिया जाता है तो एक इसके साथ 3, 2 और 2 4, 2 6, तो एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे साझा करने के बाद भी, जबकि ऑक्टेट रूल के अनुसार 8 होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से ये क्या होगा, उसके एक्सेप्शन है, इसकी सीमा है, बताया गया कि जिसका क्या होता है लेस देन 4 होता है, वह इसकी क्या होता है, इस नियम का पालन नहीं कर पाता है। बात समझ आया? तो पहला हो गया क्या लिखा गया, जिसका जो सेंट्रल एटम है केंद्रीय परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अगर 4 से कम है तो वो इस नियम का पालन नहीं करता, किस नियम का? ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता। ये संरचना वगैरह कैसे है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा, ऐसे लिख लो, ऑड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स।
जैसे ये है NO और NO2, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। और ये है 8 बने भाई इवन होता है और 8 होता है। 8 मतलब सम की विषम, हाँ 8 मतलब विषम संख्या नहीं कहते उसको। तो लिखा गया 8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऐसे अणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 8 नंबर पे हो, समान मतलब इवन नंबर में न हो, तो उसको वो भी क्या करता है, इस नियम का पालन नहीं करता है। एग्जाम्पल में लिखा गया NO लिखा गया है और NO2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, और NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये अभी आपके यानी जो आपके टूल है उसका पालन नहीं करता है, आपके टूल का पालन नहीं करता। बात समझ में आया। और तीसरा एक्सेप्शन लिख लो, ये है द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका जो क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल पाया जाता है उसका प्रसार हो जाता है। डी ऑर्बिटल पाया जाता है तो उसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल का प्रसार हो जाता है, और प्रसार हो जाने के फलस्वरूप क्या होता है, वो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता। पता चलेगा आपने ऑक्टेट रूल का परिभाषा पढ़ा कि सहयोगी को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति होती है। तो जब ये बंद बनाएंगे तो पता चलेगा 8 से अधिक, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल पाया जाता है और डी ऑर्बिटल का प्रसार हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो उसकी वजह से ये ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए और इसको कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे देख लो, यानी कि मोर देन 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन around the central atom इसको कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। लिख लिए, यानी केंद्रीय परमाणु 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके आस्टक का क्या होता है, प्रसार हो जाता है। तो इसी को कहते हैं क्या हो गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। उसमें आप पाएंगे कि क्या हो गया, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कैसे लिख लिए नहीं इतना, तो इसका एग्जाम्पल लिखे देखो, अभी क्लियर हो जाएगा तुमको। अभी क्लियर यानी कि अभी नहीं, कल क्लियर होने की कोशिश में आएगा। ठीक है, बस उदाहरण लिख लो, नहीं समझ में आया तभी कोई बात नहीं है। ये देखो होता है PF5, ठीक है, SF6, S2SO4, ठीक है। ये PF5 का अगर संरचना बनाओगे, PF5 का, तो ऐसे बनाते हैं PF 5 हो गया, F हो गया यहाँ पर और यहाँ, ठीक है। यह सिर्फ 6 1 2 3 4 5 6, यह सब 6 ना 3 6 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो गया, यह सिर्फ 6, यह सिर्फ 6, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे F ऐसे यह सुपर का संरचना बनाते हो, ऐसे आता है यह सिंगल वन OH, सिंगल वन OH, डबल वन O, डबल वन O, ये है H2SO4 का। H2SO4 का। जैसे देखो ये सब क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है।
ये सब क्या है, अपवाद है ऑक्टेट रूल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि बताया गया इसमें कुछ में क्या होता है, उसमें डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, डी ऑर्बिटल का प्रसार हो जाता है। क्या होता है? प्रसार हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। भाई ऑक्टेट रूल के अनुसार हम लोग पढ़े कि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ देखो होता क्या है कि जिसमें साझा होता है, अभी हम ये पढ़े नहीं है, तो जिसमें साझा होता है तो साझे की चीज दोनों के साथ गिना जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या हो गया, 5 में तुम्हारे पास है, 5 में मेरे पास है। अब कोई ऐसी अत्यंत आवश्यक चीज है जो 10 रुपए में मिलती है, बात समझ गया, तुम्हारी भी जरूरत है और हमारी भी जरूरत है, बात समझ गया। तो क्या करते हैं, मिल के दोनों लोग पर्पस में मिला दिए, 10 रुपए का चीज हो गया, खरीद लिए। बात समझ, जब जरूरत है तो आप यूज कर रहे हैं, जब जरूरत नहीं है आपको तो हम यूज कर लेते हैं, उसी को साझा करते हैं। बात समझ में। तो यहाँ पे जो इस प्रकार के बंध ऐसे दिखाए जाते हैं, उसमें होता क्या है कि दोनों परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अब जितने ये बंध दिखाई देते हैं उतने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। बात समझ में। ऐसे सिंगल सिंगल है तो 1 इलेक्ट्रॉन का है, अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो यहाँ अगर गिनोगे तो सोचो, एक इसके साथ 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन एक का साझा किया है, और साझा वाला दोनों के साथ गिना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो इसके जो फास्फोरस है उसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे केंद्रीय वाले में, जबकि आपके रूल के अनुसार 8। तो यहाँ पे फास्फोरस के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसमें संयोजी सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। बात समझ में आया। तो जबकि हम लोग पढ़े आपके रूल के अनुसार 8 ही होना चाहिए अधिकतम। बात समझ में। यहाँ देखो तो सल्फर में 1 2 3 4 5 और 6 दूना 12। तो इसमें सल्फर में कितना जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, हो जाते हैं। बात समझ में। जबकि अधिकतम 8 ही होने चाहिए, अधिकतम 8 होने चाहिए। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। SgSO4 में भी देखोगे यहाँ पे देखो सल्फर का तो 2, ये बंध की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, तो 6 दूना 12। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। जबकि ऑक्टेट रूल के अनुसार 8, अधिकतम 8 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, वो क्या है, ऑक्टेट रूल के अपवाद है। इसके वजह से क्या होता है, उनमें असल में होता क्या है कि जिन डी ऑर्बिटल पाया जाता है, डी ऑर्बिटल पाया जाता है, उसमें डी ऑर्बिटल में क्या होता है, प्रसार होता है, एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। और ऐसा भी देखो, ये जो चीजें है एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, प्रयोग के द्वारा सिद्ध, ऐसा नहीं अपने मन से बनाया गया। प्रकृति में भाई जो यौगिक पाए जाते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके बताते हैं कि उसमें किस प्रकार का बंध पाया जाता है। बात समझ में आया। ऐसा नहीं अपने मन से बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। बात समझ में आया। सब एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया गया, देखा गया, पाया गया, तो उसका अध्ययन किया गया, तो ऐसे इसकी संरचना ऐसे होती है, इसकी संरचना ऐसे होती है। बात समझ में। तो ये है ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन, यानी कि सीमा। एक तो ऐसे लिख देना, ऐसे एरो बना के लिखो SCl2, SCl2, ठीक है। ये देखो ओबे, पालन करता है, OBE ओबे ऑक्टेट रूल, SCl2 यानी सल्फर डाइक्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड। ये क्या करता है, ओबे पालन करता है ऑक्टेट रूल का। अब जरा ध्यान से देखना, ये पढ़े थे AsF6, ये भी सल्फर के यौगिक है, H2SO4 ये भी सल्फर के यौगिक है। तो इसमें भी केंद्रीय परमाणु जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, सल्फर ही है। लेकिन और इसमें भी सेंट्रल एटम सल्फर की है, तो वो दोनों पालन नहीं करते हैं, ये पालन करता है। ये क्या करता है, ओबे ऑक्टेट रूल का पालन करता है, वो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता। बात समझ में आया। तो आज आपने कितना पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पढ़ा, बैलेंसी पढ़ा, और साथ में पढ़ा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या हुआ ये समझे, और उसके साथ साथ सीमाएं। आपके एनसीईआरटी किताब में ये जो चीजें हैं 3 जगह दिया हुआ है। 3 जगह मतलब क्या है, तो शुरुआत में ऑक्टेट रूल दे दिया है, बाद में जब एक आध पेज पढ़ाने के बाद फिर दे दिया उसकी लिमिटेशन दे दिया है। बात समझ आया। और फिर बाद में 3 जगह मिला के ऐसा दिया है, लेकिन उस तरह से कंफ्यूजन होगा, और इसलिए हमने क्या किया, एक साथ पढ़ा के एक साथ उसका ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा, उसकी क्या सीमा है, कैसे है, उस चीज को बताने की कोशिश की। ठीक है, अगली बार जब क्या करेंगे, इसकी संरचना और समझेंगे, जो चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल था।